हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टाइप एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड की क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 6 इंडियन नेशनल मूवमेंट देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हमने सारी चीज़ों को देखना है कि जब 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसके बाद जो लोगों के मन में जो जागरूकता की भावना आई, उसके बाद जो है हमारी जो पूरा जो देश है उसमें एकजुट होकर लोगों ने कैसे लड़ाई लड़ी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इन चीज़ों के बारे में हमको इस चैप्टर में देखना है। तो यहाँ पे 1857 का जो रिवॉल्ट है इसके बारे में हम देख चुके हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें जो है पहले के चैप्टर्स में देख ली है। अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर्स पहले देखें, तब इसे देखें, तब आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले देखना है अर्ली मेशर्स। तो अर्ली मेशर्स, ठीक है, अर्ली मेशर्स के बारे में देखना है जिसमें कौन से ऑर्गेनाइजेशंस बने, उनके बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पे इन अर्ली चैप्टर्स यू हैव लर्न दैट ब्रिटिशर्स ट्राई टू सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इससे पहले के चैप्टर्स में जैसे कि मैंने बताया कि हमने 1857 का जो रिवॉल्ट है उसके बारे में देखा था, जो क्रांति है, जो विद्रोह किया गया 1857 का, उसके बारे में देखा। और उसके बाद जो विद्रोह है उसके बाद के रिजल्ट क्या हुए थे उनके बारे में भी हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारी जो मांगे थे, डिमांड्स थे, उनको वो किया। जो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था उसको हटा के वायसरॉय का पोस्ट आ गया। और पूरा जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको खारिज करके ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलेगा अब इंडिया में। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो जो 1857 के रिवॉल्ट के को है उसको हमेशा से दबाने की कोशिश कर रही थी, उसको भंग करने की कोशिश कर रही थी। आफ्टर दिस रेवोल्यूशन न्यू एरा वाज एस्टैब्लिश इन इंडियन सोसाइटी। और ये जो रेवोल्यूशन है, ये जो क्रांति आई, उसके बाद एक नई सुबह जैसे बोलते हैं ना, एक नई सुबह आई हमारी इंडियन सोसाइटी में। एक नए तरीके की का एक नया ही रूप आया इंडियन सोसाइटी में कि भाई अब हमको ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना है, उनके खिलाफ अब एकजुट होकर उनको यहाँ से भगाना है। ये भावना जो है लोगों के मन में आने लगी है। आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 पीपल रियलाइज दैट ड्यू टू दिस रेवोल्यूशन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स वेयर मेकिंग पीपल क्लोजर टू ईच अदर। तो ये 1857 का जो रिवॉल्ट है, जो क्रांति है, उसके बाद लोगों के मन में ये भावना आई कि अब भाई इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एस्पेक्ट्स के रूप में, है ना, अर्थव्यवस्था के रूप में, राजनीति के रूप में और समाज के रूप में हम एकजुट होते आ रहे हैं। दे ऑल्सो न्यू दैट पीपल शुड बी अवेकन्ड। और उनको ये भी पता चलेगा कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। ये नहीं कि भाई जो ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं उसको मानते जाए, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है वो भी उनको जानने के लिए मिला। तो इससे क्या है, वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे थे। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस हैज़ टू बी एस्टैब्लिश इन देम सो दैट गोल्स कैन बी अचीव। तो जो लोग हैं, जो समाज है, उसमें राजनीतिक जागरूकता की जरूरत थी। कॉन्शियसनेस मतलब जागरूकता की जरूरत थी, ताकि जो गोल्स है, गोल क्या है कि ब्रिटिशर्स को हटा के हमको स्वराज लेके आना है, सेल्फ गवर्नमेंट लेके आना है। वो जो गोल है वो अचीव हो सके, उसको हम हासिल कर सके। देयरफॉर इट वाज नेसेसरी टू इम्प्रूव द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी था कि हम जो इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है ना, इक्वालिटी मतलब एकता की भावना, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा की भावना जो है उनको उसको इंक्रीज करे, इम्प्रूव करे। तो फ्रेटर्निटी इज डिफाइंड एज ए फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, लव फॉर द कंट्री एंड प्राइड फॉर कल्चरल हिस्टोरिकल कस्टम्स कलेक्टिवली। तो फ्रेटर्निटी की जो भावना, जो भाईचारा की भावना होती है, जिसमें हम जो हमारी कंट्री है उससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये दर्शाते हैं कि हमको एक हम हमको बहुत प्राइड है, ठीक है, हमको एकदम घमंड है, गुरूर है कि हाँ भाई हमारे जो कल्चर हेरिटेज हैं वो एकदम बहुत ही अच्छे हैं। हम पूरी जो राष्ट्र हैं वहाँ एक साथ रहने के लिए रेडी हैं। इसे फ्रेटर्निटी की भावना कहते हैं। एज यू ऑलरेडी नो दैट इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज मेनली अ स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन रूल। जैसे कि हम पहले जानते हैं जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा था। तो वो एक स्ट्रगल था फॉरेन का जो रेन है, रूल है, उसके खिलाफ में। Due to the situation created by British rulers, Indian society developed the feeling of national integration. Do you know what the situations were? तो यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशन जो है ब्रिटिश रूलर्स ने क्रिएट करके रख दिए थे, जिससे जो है इंडियन सोसाइटी जो है उनको उनको पता चल गया था कि भाई ब्रिटिशर्स जो है वो उनका बिल्कुल भी भला नहीं चाह रहे हैं, उनके बिल्कुल भी हित में काम नहीं कर रहे हैं। और लोगों के मन में एक नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्र एकता की भावना जो है डेवलप होने आ रही थी। और ये जो सिचुएशंस है, ये जो ब्रिटिशर्स ने सिचुएशन क्रिएट किए थे, वो कौन से हैं वो हमको देखना है। तो यहाँ पे
पॉइंट्स में दिया गया है, 4 सिचुएशंस हैं। तो पहला सिचुएशन तो ये है कि टू रिमूव हेट्रेड, फीलिंग ऑफ कास्टिज्म, सोशल मिलास एंड इक्वलिटी। ठीक है, ये सिचुएशन उन्होंने बताया कि मतलब हमें अपने मन में जो हेट्रेड की भावना है, घृणा की भावना है, उसको हटाना है, कास्टिज्म की फीलिंग है उसको भी हटाना है, और जो हमारे समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे कि हमने सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, ये सब के बारे में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, इनको हटाना है। और इक्वलिटी, अनइक्वलिटी जो है हमारे सोसाइटी में, मतलब रिच और पुअर के बीच में, उसको भी हमको हमारे समाज से हटा देना है। सेकेंड सिचुएशन जो है यूनिफिकेशन ऑफ इंडियन एंटायर नेशन इनटू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। जो हमारा जो पूरा नेशन है, हमको एकजुट होना है। यूनिफिकेशन मतलब एकजुट होकर काम करना है एक राजनीतिक स्ट्रक्चर में, ताकि हम ब्रिटिशर्स को हटा सके। तो एस्टैब्लिश पोस्टल एंड टेली सर्विसेज, और ये भी हमने देखा था कि पोस्टल और टेली सर्विसेज भी एस्टैब्लिश किए थे ब्रिटिशर्स ने, तो इससे इंडियंस खुश थे। और जो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज है उससे भी। तो हमने ये 4 सिचुएशन थे जिसके कारण जो है नेशनल फीलिंग जो है वो एक तरीके से एकजुट हो रही थी। यू हैव लर्न दैट इन 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड। तो हमने ये पढ़ा है कि हर, मतलब फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हर जो कंट्री है वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है अलग अलग टाइम में आई। तो यहाँ पे इंग्लैंड में है वो 18 सेंचुरीज में ही आ गई थी, और हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स जब आए जो 19 टू 20 सेंचुरी के समय जो है हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है 18 सेंचुरी में आ चुका था इंग्लैंड में। इंग्लिश रूलर्स यूज्ड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने करके जो इंग्लैंड के जो लोग हैं, इंग्लिश रूलर्स जो हैं, वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे विश्व में बेचा करते थे। फॉर देयर इंडस्ट्रीज दे नीडेड चीप रॉ मटेरियल्स एंड टू सेल द प्रोडक्ट्स दे नीडेड अ मार्केट। और अपनी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, काम करवाने के लिए जो इंडस्ट्रीज उन्होंने डेवलप की है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया, आयरन की इंडस्ट्रीज हो गया, और भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज उन्होंने डेवलप करके रखी थी। उसके लिए उनको चाहिए था सस्ता रॉ मटेरियल, ताकि वो अपने जो इंडस्ट्रीज है उसमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सके, और उसको बेचने के लिए उनको मार्केट की भी ज़रूरत थी। तो रॉ मटेरियल के लिए भी वो इंडिया आए, अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे सस्ते दामों में, अपने फैक्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे मैन्युफैक्चर करवाते थे, और यहाँ पे लाके उनको हाई प्राइसेस में बेचा करते थे। ये स्ट्रैटेजी थी ब्रिटिशर्स की। देयरफॉर द पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, बिजनेस एक्सेट्रा वे आर फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश इंटरेस्ट। इसलिए जो है जो पॉलिसीज थी, जो जिसमें हम ये मान के चल रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो जो पॉलिसीज थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड, ये सारे जो है फ्रेम किए गए थे इंग्लिश के अपने इंटरेस्ट के लिए, उनके उनके तरीके से, इंटरेस्ट उनके फायदे के लिए इन सब चीज़ों को फ्रेम किया गया था। दस दे एक्सप्लॉइटेड इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। तो इसलिए क्या है, उन्होंने जो इंडियन इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था जो हमारी कंट्री की थी उसका पूरी तरीके से शोषण किया, पूरा निचोड़ के, मतलब हमारे कंट्री के लोगों को एकदम शोषित करके रख दिया था। दिस पॉलिसी स्ट्रांगली रिजेक्टेड बाय द लीडर्स ऑफ एजिटेशंस एंड वाज नॉन एज इकोनॉमिक फैटर्निटी। और ये जो पॉलिसीज थी, अब जो लोगों के मन में जो जागरूकता की भावना आ रही थी, उसके बाद जो ये जो पॉलिसीज है इसको बहुत ही हद तक रिजेक्ट किया। जो लीडर्स थे, जो ये अशांत लीडर्स थे, एजिटेशन मतलब जो एकदम अशांत लीडर्स थे, जो प्रोटेस्ट करने वाले जो लीडर्स हैं, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। और इसे क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक फैटर्निटी, मतलब अर्थव्यवस्था की तरह से भाईचारा की भावना। इंडियंस केम टू नो अबाउट वेस्टर्न कल्चर एंड लिटरेचर अलॉन्ग विद डिफरेंट इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस इन द वर्ल्ड। तो इंडियंस जो है वो जो वेस्टर्न कल्चर है और लिटरेचर है उसके बारे में उन्होंने जाना, जो दुनिया में चल रहा था उसके बारे में उन्होंने जाना, जैसे कि ब्लैक स्लेव ट्रेडिंग हो गया, और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स थे जो बाहर की कंट्रीज में हो रहे थे, वो सारी चीज़ों के बारे में जाना। और फिर उनको ये पता चला कि नहीं भाई, हमारी कंट्री को भी फ्रीडम की ज़रूरत है, यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट की ज़रूरत है, स्वराज की ज़रूरत है। ठीक है, तो दिस कॉस्ट पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग देम। और ये जो इंसिडेंट्स हैं इनके बारे में जानने के बाद में यहाँ के लोगों के मन में भी जो जो पॉलिटिकल राजनीतिक अवेकनिंग है, जागरूकता है, जागरूक होने लगा यहाँ के लोग भी। नाउ इंडियन सोसाइटी कुड अंडरस्टैंड द बैकवर्डनेस इन इंडिया वाज ड्यू टू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूलर। और इंडियन सोसाइटी जो है अब वो समझ गई थी जो हमारे कंट्री में जो बैकवर्डनेस है, ठीक है, वो किसके तौर पर है, बैकवर्डनेस है, जो पिछड़ापन है, वो इसलिए है क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिक पॉलिसीज बना के रखी थी वो अपने इंटरेस्ट पे बना के रखी थी। इंडिया के लिए उनका कोई भी
प्यार व्यार नहीं था, वो इंडिया के हक के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे थे, वो अपने हक के लिए काम कर रहे थे, अपने सेल्फिशनेस के लिए काम कर रहे थे। ड्यू टू विच पीसन्स, क्राफ्टमैन एंड मैन्युफैक्चरर्स वेयर रूल्ड। तो ये हमने पहले भी देख लिया है कि जो ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण जो हमारे कंट्री के जो किसान हो गए, जो क्राफ्ट पर्सन हो गए और जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो पूरी तरीके से तबाह हो गए। Since that period, new educated middle class arose in Indian society. तो अब जो है जो ये न्यू मिडिल क्लास पीपल है, न्यू एजुकेटेड जो मिडिल क्लास पीपल है, वो उभर के आने लगी, वो प्रभावी होने लगे इंडिया सोसाइटी में। इन दैट, अब इसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं, जो लॉयर्स हो गए, टीचर्स हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, बिजनेसमैन हो गए, ये सारे लोग इसमें इंक्लूडेड थे। किसमें? न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास में। दिस सोसाइटी वॉज अवेयर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड वॉज इन्फ्लुएंस बाय देम। और ये जो सोसाइटी है ये बहुत ही प्रभावित थी, जो मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे ब्रिटिशर्स, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा जा रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा जा रहा था, वेस्टर्न साइंटिफिक इन्वेंशंस के बारे में पढ़ाया जा रहा था, इनसे ये बहुत ही प्रभावित थे। इट एक्वायर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी लाइक मॉडर्न आइडियाज एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज होल हार्टेडली। तो उन्होंने इसलिए एक्वायर किया, अपनाया जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, तो राजनीतिक, ठीक है, जो संवैधानिक लोकतंत्र है उसकी भावनाओं, जो उसकी जो आइडियाज है, जो मॉडर्न आइडियाज है, उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया और जो संविधान है उसके लिए उन्होंने काम करना चालू कर दिया। द ब्रिटिश रूलर्स वाज प्रोन टू रेसिज्म एंड लो पे वाज गिवन टू इंडियंस व्हिच क्रिएटेड एंगल्स इन देम। तो ब्रिटिश रूलर्स जो है उनकी आदत हो गई थी रंग के बेसिस में भेदभाव करने की, ठीक है। रेसिज्म मतलब रंग के भेद में, गोरे काले में, मतलब गोरा मतलब वो अपने आप को मानते थे व्हाइट पीपल्स, और ब्लैक पीपल्स मतलब जो हमारे जो इंडियन का जो स्किन टोन है वो एकदम व्हाइट नहीं होता, तो वो जो है उस बेसिस में वो बहुत ज़्यादा भेदभाव किया करते थे। और इसलिए जो है जो इंडियन सोल्जर्स हैं, इंडियन जो एम्प्लॉयज़ हैं, कहीं के भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको क्या है बहुत ही कम सैलरीज दी जाती थी, जिसके कारण वो लोग भी बहुत ही गुस्सा थे। दे क्रिएटेड अवेयरनेस अगेंस्ट कास्टिज्म विच लेड टू द फीलिंग ऑफ नेशनलिटी इन देम। और इसलिए उन्होंने क्या क्रिएट किया, एक कास्टिज्म की जो भावना है उसके खिलाफ जो है उन्होंने जागरूकता फैलाना चालू किया, ताकि हमारी कंट्री में एक नेशनलिटी की जो भावना है, राष्ट्रवादी जो भावना है, वो बढ़ सके। पॉलिटिकल मेट ऑफ इंडियंस टुक प्लेस इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। और पॉलिटिकल मीटिंग्स हुआ करती थी इंडियंस की, जो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, तो ये सारी जो है मीटिंग्स हुआ करती थी। और मोस्टली जो मीटिंग्स है वो कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में हुआ करती थी। कैलकाटा मतलब कोलकाता, प्रेजेंट डे कोलकाता, और बॉम्बे मतलब मुंबई। So in 1851 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन was established at Calcutta। और 1851 में जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन फॉर्म हुआ था कहाँ पे? कैलकाटा में। और in 1852 बॉम्बे एसोसिएशन as well as on that year also मद्रास नेटिव एसोसिएशन was formed in the same year। और 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फॉर्म हुए। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव major demands on partnership of Indians in the government, demand for decreasing the rate of taxes and also to remove the superstition and malice in the Indian society। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी क्या मांगे थी, इनकी क्या डिमांड्स थी कि वो उनको जो इंडियंस हैं उनको पार्टनरशिप मिले गवर्नमेंट में। उन्होंने ये भी डिमांड्स किए कि जो रेट है, टैक्सेस की जो रेट है उसको डिक्रीज किया जाए, और जो हमारी जो सोसाइटी में जो सुपरस्टिशियस हैं, जो कुप्रथाएं चल रही, मलाइस मतलब कुप्रथाएं चल रही हैं, और जो सुपरस्टिशियस की जो भावना है वो खत्म हो सके, ठीक है। सुपरस्टिशियस मतलब जो जादू टोना वाली जो भावनाएं होती है, ये सब चीजें जो है इसको सुपरस्टिशियस कहा जाता है। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन मेनली हैड हाई एजुकेटेड एंड अपर क्लास पीपल। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें मोस्टली जो लोग हुआ करते थे वो हाईली एजुकेटेड पीपल हुआ करते थे और अपर क्लास पीपल हुआ करते थे। कॉमन पीपल जो है उस समय, ये एसोसिएशन 1852 की जो बात है, जब वहाँ पे कॉमन पीपल जो है इस तरीके के एसोसिएशन में भाग नहीं लिया करते थे। बाद में वो आएंगे, अभी हम आगे देखेंगे। आफ्टरवर्ड्स न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म विच इंक्लूडेड कॉमन पीपल ऑल्सो एज देयर मेंबर। और उसके बाद जो है नए ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए जिसमें जो कॉमन पीपल है ना, जरूरी नहीं है वो एजुकेटेड हो सकता है वो किसान हो, क्राफ्ट पर्सन हो, वुमेन्स हो, ये लोग भी वहाँ पे उन एसोसिएशन को ज्वाइन करने लगे। ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन 1870 पुणे पब्लिक असेंबली, 1884 मद्रास महाजन सभा एंड 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वेयर मेन। तो इन ऑर्गेनाइजेशन में 1870 में पुणे पब्लिक एसोसिएशन
असेंबली, 1884 में मद्रास महाजन सभा, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये मेन थे। इन छत्तीसगढ़ टू दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड पॉलिटिकल एंड अवेयरनेस वाज आल्सो सीन। और छत्तीसगढ़ जैसे कि इंडिया के बाकी राज्य में जो बातें हो रही थी, ये जो एसोसिएशन फॉर्म हो रहे थे, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन बने जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है उसको फैलाते थे। So new organizations were more effective. They held meetings against English for their racism and exploitation. This was demanded by entire India. तो नए ऑर्गेनाइजेशन जो है जहाँ पे कॉमन पीपल जो है वो भी हिस्सा ले रहे थे, वो ज़्यादा प्रभावी हुए। वो उन्होंने मीटिंग्स हेल्ड की जो इंग्लिश है उनके खिलाफ में, कि वो रेसिज्म और जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको अब खत्म करे, और ये सारे इंडिया में डिमांड होने लगा। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी in 1853 at Calcutta arranged meeting of Indian Association for people from all parts of India and invited them. This was the first all India attempt. तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1853 में कलकत्ता में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, किसकी? इंडियन एसोसिएशन फॉर पीपल का, ठीक है, जिसमें जो अलग अलग जो प्रांत हैं इंडिया के, वहां से लोगों को इनवाइट किया गया। और ये एक फर्स्ट ऑल इंडिया अटेम्प्ट था जिसमें सारे जो कंट्री के जो कॉमन पीपल, एजुकेटेड पीपल, उनको सबको इकट्ठा किया गया इंडियन एसोसिएशन फॉर पीपल में। किसने इनको इकट्ठा किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आफ्टरवर्ड्स अनदर इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड, फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड। और उसके बाद एक और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कॉन्फ्रेंस मतलब सभा एक ऑर्गेनाइज की गई, और उसकी पहली मीटिंग की गई। कहाँ पे? एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई ऑन 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज स्कूल में मुंबई में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। किसकी? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो 72 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री टुक पार्ट इन दिस कॉन्फ्रेंस। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ इसमें 72 रिप्रेजेंटेटिव है ना, 72 रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि है उन्होंने वहां पे भाग लिया। तो अब देखिए, अब कहीं पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहां पूरी कंट्री के लोग तो एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, अलग अलग जो पार्ट्स है वहां के जो प्रतिनिधि है वो वहां पे जाके मीटिंग्स अटेंड किया करते थे, और वहां की जो बातें हैं अपने एरिया में आने के बाद जो है अपनी जो बात है उन्होंने वहां सुनी, उन्होंने समझी, उसको वहां पे फैलाने का काम किया करते थे। तो यहाँ पे वोमेश चंद्र बनर्जी वाज द प्रेसिडेंट, और ये जो मीटिंग हुई इसके प्रेसिडेंट कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। एंड इन दिस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश, और ये जो मीटिंग हुई इसमें ही ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या था? अब इनका जो एम है, इनको करना क्या है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड कर लिया था। इनका पहला एम ये था कि ऑर्गेनाइज ऑल द पीपल ऑफ इंडिया लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि जितने भी लोग रह रहे हैं इंडिया में, अलग अलग जो प्रांत के लोग हैं उनको इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना, ताकि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। टू रिमूव द डिफरेंस फ्रॉम द फीलिंग ऑफ कास्ट एंड रिलीजन एंड यूनाइट देम, और लोगों के मन में जो कास्टिज्म की भावना है, जो रिलीजन की भावना है, उसको हटाना और उनको एक साथ लेके आना। टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ वन अनदर, और जो एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स है उनको समझना। और नेक्स्ट, टू डिस्कस ऑन द इशू ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, और जो हमारे जो राष्ट्र है उसमें क्या क्या सुधार लाने की जरूरत है, क्या क्या विकास की जरूरत है, उन चीजों को डिस्कस करना। टू एक्सप्रेस फेथ इन इंडिपेंडेंस, इक्वलिटी एंड फ्रीडम, और अपना जो एक विश्वास लेके आना कि हाँ हम इंडिपेंडेंस पा सकते हैं, हमारे मन में इक्वलिटी है, हमको फ्रीडम पानी है, ये सारी भावनाएं। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है, फर्स्ट मीटिंग है इंडियन नेशनल कांग्रेस मुंबई 1885 में, ठीक है। और सारे जो प्रतिनिधि, डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, 72 डेलीगेशन हमने देखा था ऊपर। तो इन 1876 एट बाईरामगढ़ इन बस्तर a revolt took place। तो बाईरामगढ़, जैसे कि बाकी जगहों में आंदोलन हो रहे थे, विद्रोह हो रहा था, एक ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे, वैसे ही बस्तर में भी बाईरामगढ़, ठीक है, बाईरामगढ़ नामक जगह है, वहाँ 1876 में एक रिवॉल्ट
हुआ था। तो डिस्कशन हेल्ड इन कांग्रेस कॉन्फ्रेंस मेड गवर्नमेंट ऑफिशियल थॉटफुल बिकॉज व्हाट वाज टोल्ड इन द मीटिंग वाज ट्रू एंड गवर्नमेंट कुड नॉट डिसएग्री विद देम। तो जो भी डिस्कशन होते थे, ये जो कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था, सभा हो रहा था, उसमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनको ये लग रहा था कि हाँ ये सही बात हो रहा है, ये जो मीटिंग्स में डिस्कशन हो रहे हैं वो सही हो रहा है। और जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो इस बात को झुटला नहीं सकती कि वो गलत कर रहे हैं, हम सही हैं। जो बात वो बोलना चाह रहे हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो डेलीगेट्स हैं उनकी जो बात है वो सही है, और जो गवर्नमेंट है उनको झुठलाएगी नहीं, उनको डिसएग्री नहीं करेगी, उसको नकारेगी नहीं। तो गवर्नमेंट बिकेम अलर्ट एज कांग्रेस वाज बिकमिंग पॉपुलर। तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गई, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एकदम जागरूक हो गई। भाई एक इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ है और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। तो सो दे स्टॉप इंडियंस टू टेक मेंबरशिप। इसलिए जो है इंडियंस को उन्होंने वहाँ के मेंबर्स बनने के लिए, डेलीगेट्स बनने के लिए, प्रतिनिधि बनने के लिए रोकना चाहा। ऑन दीज डेज टेकिंग पार्ट इन दोज प्रोग्राम्स वेर नॉट अलाउड अर्लियर। कांग्रेस लीडर्स वेयर हैविंग सोबर और प्लेएबल थॉट्स। तो अब इन दिनों जो है जो प्रोग्राम्स है वो करने की इजाज़त नहीं देते थे। ब्रिटिशर्स जो है जो इस तरीके की मीटिंग्स हेल्ड करने के लिए जो है वो मना कर दे रहे थे। और इससे पहले जो कांग्रेस लीडर्स थे वो बहुत ही सभ्य तरीके से, बहुत ही शांत तरीके से बात करते थे, एकदम थॉटफुल तरीके से बात करते थे, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी बातों को मान ले। तो दे डेवलप द कंट्री पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली विदाउट एजिटेटिंग ब्रिटिशर्स। और ये जो है ये कंट्री को एक जो पॉलिटिकल सुधार लाना चाहते थे, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सुधार लाना चाहते थे, ब्रिटिशर्स को नाराज किए बिना। ब्रिटिशर्स के पास वो चाहते थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के सामने हम अपनी बात रखेंगे, अच्छे तरीके से बात रखेंगे, और वो हमारी सारी बातों को मान लेंगे। हमारे जो रूल्स है, टर्म्स और कंडीशंस वो लगा रहे हैं, उस चीज़ों को मान लेंगे। They presented their demands in the front of government and tried to find a solution. Britishers created problems in their assemblies and meetings. तो इसलिए जो है उन्होंने प्रेजेंट की जो डिमांड्स है ना, अपनी जो डिमांड्स है वो गवर्नमेंट के सामने उन्होंने रखी और एक सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश की। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है वो बिल्कुल नहीं माने, उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चालू कर दिया। जो ये असेंबलीज होती थी, मीटिंग्स होती थी, उसमें उन्होंने हस्तक्षेप करना चालू कर दिया, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चालू कर दिया। वहाँ जो मेंबर्स बन रहे थे उनको डराना धमकाना, ये सब चीज़ें उन्होंने चालू कर दी। फेसिंग ऑल दिस एजिटेशन नेशनल कांग्रेस वर्कड स्मूथली। और ये सब जो एजिटेशन, ये जो गुस्सा सहने के बाद भी, ब्रिटिशर्स का जो गुस्सा सहने के बाद भी, ये जो मतलब विद्रोह सहने के बाद भी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो अपना काम स्मूथली कर रही थी। विद द फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म लार्ज नंबर ऑफ यूथ जॉइन द नेशनल कांग्रेस पार्टी। और ऐसा कंडीशन आया है कि बहुत ही जो देशभक्त, पैट्रियटिज्म मतलब देशभक्त जो यूथ हैं, जो युवा लोग हैं, वो इंडियन कांग्रेस पार्टी जो है उसको ज्वाइन किया उन्होंने। वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस असेंबलीज। अब आगे जो है यूथ के साथ साथ वुमेन्स ने भी अपना पार्टिसिपेशन चालू कर दिया। जो असेंबलीज है इनकी प्रतिनिधि बनना चालू कर दिया। किसने? महिलाओं ने, वुमेन्स ने। इन छत्तीसगढ़ ऑल्सो पेट्रियोटिक यूथ्स वेयर नॉट फार बिहाइंड। और छत्तीसगढ़ में भी ये जो देशभक्त युवक हैं ये पीछे नहीं थे, इन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। द अवेकन यूथ ऑफ दिस प्लेसेस अरोज द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म इन मासेस। और जो ये जो जागरूक युवक थे, जिन्होंने पूरे एकदम जोश और जुनून के साथ, देशभक्ति की भावना के साथ जो है ये जो फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म है उसको पूरे एक लेवल के साथ, एक पूरा जागरूक होके, पूरी भीड़ के साथ, पूरे लोगों के साथ जो है उन्होंने इनमें हिस्सा लिया। पंडित माधवराव सेप्रे वाज द मेन लीडर। और इसमें सबसे मेन लीडर कौन थे? पंडित माधवराव सेप्रे, जिन्हें क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का फादर ऑफ जर्नलिज्म भी कहा जाता है, जो हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। इन 1900 ही एस्टैब्लिश छत्तीसगढ़ मित्र न्यूज़पेपर। इन 1906 हिंद केसरी वीकली was published which encouraged patriotism in people। तो अब जो है 1900 में इन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक न्यूज़पेपर निकाला था, और 1906 में हिंदी केसरी, जो कि वीकली पब्लिश हुआ करती थी। अब आगे हमको देखना है स्ट्रगल फॉर स्वराज के बारे में। तो अब जो है हमने जो ऑर्गेनाइजेशन
फॉर्म हुए उनके बारे में देख लिया था। अब हमको देखना है कि स्वराज सेल्फ सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कौन से स्ट्रगल्स हुए। तो फॉर्मेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ रिबल्स, जो विद्रोह करने वाले हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, गठन कैसे हुआ, उनकी एक्टिविटीज क्या हुआ करती थी। यू ऑल नो दैट एवरी ईयर नेशनल कॉन्वोकेशन इंक्रीज द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि हर साल जो एक मीटिंग हुआ करती, कॉन्वोकेशन जो मीटिंग हुआ करती थी, उससे क्या है, जो कांग्रेस में है और अलग अलग जो एसोसिएशन है उसके रिप्रेजेंटेटिव क्या है बढ़ते जा रहे थे। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन स्टार्टेड अ रेनोवेटिव रिवॉल्ट, और जैसे कि हमने अभी देखा कि जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है उसकी बात तो एक नवीनीकरण हो गया। मान लीजिए ये जो विद्रोह हो रहा था, ये जो क्रांति आ रही थी, उसमें एक नवीनीकरण हो गया। दे प्रेजेंटेड देयर डिमांड इन द फ्रंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट विद रिक्वेस्ट लेटर, और इन्होंने क्या किया, जो ये नया रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो गठन बन गया है, उन्होंने अपनी जो डिमांड्स है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने लेटर्स के फॉर्म में लिखना चालू कर दिया। दे हैड कंप्लीट फेथ दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड फुलफिल देयर डिमांड्स, और उनको पूरा यकीन था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनकी जो डिमांड्स है उसको पूरी तरीके से फुलफिल करेंगे। बट दे डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट ऑन देयर डिमांड, लेकिन उन्होंने क्या है, अपने जो ये जो डिमांड्स हैं उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, इंडियन पीपल्स ने जो डिमांड्स की उनके सामने, उनको बिल्कुल नकार दिया। दे ट्राई टू वीकन द फीलिंग ऑफ नेशनल Indian nationality. In October 1905, the largest state of Bengal was divided by the current viceroy Curzon. तो ये जो फीलिंग थी नेशनल इंडियन नेशनलिटी की, जो फीलिंग थी, इसको उन्होंने वीक कमजोर करना चाहा। किसने? ब्रिटिशर्स ने कमजोर करना चाहा, और इसको देखते हुए इसको कमजोर करने के लिए उन्होंने क्या किया, अक्टूबर 1905 में जो सबसे बड़ा प्रोविंस हुआ करता था उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट में, बंगाल, उसको विभाजित कर दिया दो भागों में, अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दिया, वो भी हिंदूज और मुस्लिम के बेसिस में। ताकि इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्थापित किया। मतलब ये जो तोड़ के बंगाल को इसलिए तोड़ा ताकि वो डिवाइड कर सके, वहाँ के जो लोग हैं, ब्रिटिश जो बंगाल के जो लोग हैं उनको डिवाइड कर सके और वहाँ पे इजिली रूल कर सके। तो इसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहा जाता है। और इसे किसने करवाया? वाइसरॉय कर्जन ने। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। कब हुआ? 19 अक्टूबर 1905 में। कहाँ किसका हुआ? डिवीजन हुआ बंगाल का। किसने किया? वाइसरॉय कर्जन ने। तो अकॉर्डिंग टू द एरिया, बंगाल was the largest India's largest province. In that, Bengal, Bihar, Orissa were included. British stated partition for administrative convenience, but their main aim was to weaken the feeling of nationality. देखिए बंगाल, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सबसे बड़ा प्रोविंस था, बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा स्टेट था उस समय। और बंगाल को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जो तीन पार्ट्स है वो उसमें इंक्लूडेड थे उस समय। और ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से उसको विभाजित करा, ये बोल रहे थे। लेकिन उनका मेन एम ये था कि वहां पे वो लोगों को डिवाइड करना चाहते थे, और वहां पे जो ये जो नेशनलिटी की भावना है उसको वो तोड़ना चाहते थे। One of the reason for the partition of Bengal province may be for convenience of administration, but the main reason of Viceroy Curzon was to create rivalry between Hindus and Muslims. जैसे कि मैंने बताया, ये जो पार्टीशन है ये बोल रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से किया गया था, लेकिन लॉर्ड कर्जन का जो लॉर्ड वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन थे, उनका मेन एम था कि वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में दुश्मनी पैदा करना चाहते थे, so that Indian national movement could be hampered, and the mastermind behind it was Lord कर्जन, वाइसरॉय कर्जन। तो ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है इसको वो तोड़ना चाहते थे, इसमें हस्तक्षेप करना चाहते थे, इसको भंग करना चाहते थे, और इसका मास्टरमाइंड कौन था? वाइसरॉय कर्जन। न्यूली फॉर्म्ड ईस्ट बंगाल हैड मोर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम। तो ये जो न्यूली फॉर्म्ड ईस्ट बंगाल था, इसमें जो पॉपुलेशन थी, मुस्लिम पॉपुलेशन, वो ज्यादा थी। जैसे कि मैंने बताया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, हिंदू और मुस्लिम को विभाजित करना। द मेन मोटो ऑफ लॉर्ड कर्जन वाज टू एस्टैब्लिश प्रो मुस्लिम स्टेट एंड टू गैदर द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम्स इन फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स। तो मेन मोटिव क्या था, मेन उद्देश्य क्या था लॉर्ड कर्जन का? कि वो एक मुस्लिम स्टेट फॉर्म करना चाहते थे और मुस्लिम्स का सपोर्ट लेना चाहते थे ब्रिटिशर्स के लिए। So after partition of Bengal, agitation of masses rose. People observed that day as grief day. They boycotted British products. They took oath to buy Indian good. They shouted slogan of Vande Mataram and Swadeshi. अब ये जो पार्टीशन हुआ बंगाल, इससे लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। ठीक है, एजिटेशन ऑफ मासेस मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए, एकदम अशांत हो गए और बहुत ज्यादा प्रदर्शन करने लगे। और इस डे को उन्होंने दुख भरा जो डे, ग्रीफ डे मतलब दुखी डे, सैड डे के फॉर्म में
मनाया। तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स है उसका उनको बॉयकॉट किया। बॉयकॉट मतलब उनका यूज करना रोक दिया, उनको जलाया, ठीक है। और उन्होंने शपथ ली कि वो इंडियन गुड्स ही यूज करेंगे, और उन्होंने स्लोगन नारे लगाना चालू कर दिए, वंदे मातरम और स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब होता है जो गुड्स जो है हमारी कंट्री में बने हुए हों, मतलब जहाँ जो कंट्री है वहाँ के जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको स्वदेशी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स बॉयकॉटेड गवर्नमेंट स्कूल, फाउंडेशन ऑफ न्यू स्कूल्स विच evoked द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन was done, and where they were known as national schools. Now बंग भांग मूवमेंट बिकेम ए नेशनल मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स जो है उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट किया, जो न्यू स्कूल से फाउंडेशन का, जिससे एक नेशनल इंटीग्रेशन की भावना आ रही थी, उनको क्या कहा जा रहा था, नेशनल स्कूल कहा जा रहा था। और बंग मतलब बंगाल, ठीक है, भंग मतलब तोड़ना, तो बंग भंग मूवमेंट जो है एक नेशनल मूवमेंट बन गया। बंगाल पार्टीशन ट्रीटी वाज नॉट लॉजिकल, सो ब्रिटिश हैड टू रिजेक्ट इन 1911। दिस इंसिडेंट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर नेशनलिस्ट। तो ये जो बंगाल पार्टीशन ट्रीटी थी वो बिल्कुल भी नॉन लॉजिकल था, उसका कोई भी मतलब नहीं बन रहा था। तो ब्रिटिशर्स जो है उसको रिजेक्ट किया उन्होंने 1911 में। और ये जो इंसिडेंट है ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी जो नेशनलिस्ट थी उनके लिए। तो कांग्रेस वाज रिलेटिवली एक्टिव इन 1906 असेंबली। कांग्रेस असेंबली वाज हेल्ड इन कलकत्ता अंडर द सुपरविजन ऑफ दादा भाई नौरोजी। इन दिस असेंबली कांग्रेस स्ट्रेस्ड ऑन 4 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, दैट इज स्वराज, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन, फॉरेन बॉयकॉट। तो यहाँ पे जो कांग्रेस है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी। कुछ भी हुआ लेकिन कांग्रेस है बहुत ज्यादा एक्टिव थी। 1906 है ना, जब पार्टीशन हुआ उसके जस्ट बाद ही कांग्रेस की असेंबली हुई कलकत्ता में, जिसके लीडर कौन थे, सुपरवाइजर कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और ये जो असेंबली थी कांग्रेस की, इन्होंने 4 पॉइंट्स में ज्यादा जोर दिया। पहला क्या था, स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, स्वदेशी मतलब हमको हमारे देश में बनी हुई चीजों को यूज करना है, नेशनल एजुकेशन मतलब राष्ट्र को शिक्षित बनाना है, और फॉरेन के जो प्रोडक्ट्स है, जो सामान है, उनको बॉयकॉट करना है, उनका यूज नहीं करना है। इन द स्टार्टिंग कांग्रेस हैड मोर मेंबर्स ऑफ डोसाइल ग्रुप इन द पार्टी। और शुरुआती कांग्रेस की जो शुरुआती समय था उसमें जो मेंबर्स थे वो एकदम शांत तरीके के लोग थे, मतलब शांत और विनीत, है ना, जो अपनी बात को एकदम शांत तरीके से पेश करके मनवाने वाले थे। अहिंसा का साथ नहीं देना मतलब वही मतलब विद्रोह करना इस तरीके का नहीं, वो अपनी बात पेश करना चाहते थे शांति से, ताकि ब्रिटिशर्स उसको अपना ले। तो स्टार्टिंग के जो कांग्रेस लोग थे उनको वो एकदम डोसाइल ग्रुप थे। इन 1907 सूरत असेंबली कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, मॉडरेट नरम दल एंड एक्टिविस्ट पार्टी गरम दल। और 1907 में जो सूरत में कांग्रेस की जो असेंबली हुई उसमें जो है ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। पहले तो है मॉडरेट पार्टी मतलब नरम दल मतलब डोसाइल ग्रुप, जो अपनी बात को शांत और विनम्र तरीके से समझाना चाहती है। और एक्टिविस्ट पार्टी जो विद्रोह करना चाहती है, आंदोलन करना चाहती है, उग्र स्वभाव के जो लोग हैं, गरम दल के स्वभाव के जो लोग हैं, उन्हें एक्टिविस्ट कहा जा रहा है। तो यहाँ पे 2 विभाग हो गए। तो ये जो कांग्रेस है इसके 2 पार्ट्स, मॉडरेट पार्टी और एक्टिविस्ट पार्टी, ये सारी चीजें जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर उसमें देखेंगे। बहुत सारी चीजें जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर हम स्टॉप करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, वीडियो लेक्चर समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। और अगर मेरी जो ये वीडियोस हैं आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।